गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सत्य प्रकाश कश्यप श्री राम तकनीकी संस्थान जहांगीर से। मैं आज आप लोगों को पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। तो हम पर्सनल कंप्यूटर को विस्तार से समझेंगे, पर सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पर्सनल कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि हम सिंपली अपने घर के उपयोग के लिए लेते हैं। परंतु घर के उपयोग इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आप उसको घरेलू काम में उपयोग करेंगे। घर के उपयोग इन द सेंस आप छोटे मोटे जो आपके टास्क हैं, जैसे टाइपिंग हो गया, चार्ट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, नेट सर्फिंग, इन सभी कार्यों के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। हम सभी वैसे भी जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर 1945-46 में इसका विकास हुआ था, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होते होते इतना छोटा हो गया कि जिसको हम अपने हथेली पे रख के उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि पर्सनल कंप्यूटर में हम किन किन टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या है, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ठीक है, फिर देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के भाग, और उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर का विकास क्रम। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि पर्सनल कंप्यूटर पहले पर्सनल जो था और आकार में बहुत बड़ा था, पर धीरे धीरे वो छोटा होता गया। फिर हम देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, और उसके बाद फिर कुछ अभ्यास प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले अपन देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइपिंग पे जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का सबसे अच्छा प्रयोग है टाइप करना। अगर हमें कोई लेटर टाइप करना है, कोई नोट्स प्रिपेयर करना है, तो इन सब कार्यों के लिए हम पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और नोट प्रिपेयर करके इसको हम कोई फाइल तैयार करके इसको सबमिट कर सकते हैं। इसको एक्चुअल में कहा जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा लाभ ये है कि अगर आप कोई चीज टाइप करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, तो अगर कोई करेक्शन हो गया तो उसको आपको काटना पीटना पड़ेगा। परंतु कंप्यूटर में ये दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आप अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप उसको पूरा हटाकर नया शब्द टाइप कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा चीज है कि पूरा का पूरा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इधर फ्री होगा। उसके बाद आता है दूसरा, हम चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। चार्ट इन द सेंस, अगर आप कोई बही खाता तैयार करना चाहते हैं, छोटा मोटा, अगर आपको दुकान है या फिर घर में ही आप कुछ बही खाता तैयार करना चाहते हैं, तो वो एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंटेशन। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर से आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करके प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का प्रयोग आप कोई भी अपनी दुकान, ठीक है, या अपनी कंपनी के प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद होता है नेट सर्फिंग। ठीक है, तो नेट सर्फिंग के पर्पस से भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे घर में अगर आपको टेली शॉपिंग कुछ करना है तो आप नेट का प्रयोग कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ठीक है, तो इन पर्पस के लिए भी हम नेट का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे काम है वो बड़ा चमकते रहते हैं। ऑनलाइन अगर आपको कोई परचेस करना है तो उसके लिए आपके पास नेट की सुविधा है। नेट के थ्रू आप गेम खेल सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन जो गेम है वो आप प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अच्छा चीज़ है वो आप म्यूजिक और मूवी, इन सबको भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे आपका जो वेस्टेज टाइम है उसको आप यूटिलाइज करके समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे जो बेसिक यूज है पर्सनल कंप्यूटर का, जो सबसे जो अलग दूसरे कंप्यूटर से अलग है कि पर्सनल कंप्यूटर में एक सिंगल व्यक्ति एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठ के काम कर सकता है। ये सबसे प्रमुख पहचान है किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये था हमारे पर्सनल कंप्यूटर का अनुप्रयोग। अब हम पर्सनल कंप्यूटर के देखेंगे, अब पर्सनल कंप्यूटर के भाग देखेंगे। तो मैं आज आप लोग को विस्तार से पर्सनल कंप्यूटर के भाग को बताऊंगा और आपको ध्यान समझना है। ठीक है, साथ में जैसे जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर को पढ़ेंगे, उसके भाग को पढ़ेंगे, उसके डिवाइसेस के जो आप इमेजेस को देखते जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला होता है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको शॉर्टकट में यूएसबी भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। आप देख सकते हैं यूएसबी एक कनेक्टर है जिसमें हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल ज्यादा जितने भी डिवाइस आ रहे हैं सारे यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। अब यूएसबी पोर्ट से कैसे कनेक्ट होते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पेन ड्राइव, आजकल जो नए प्रिंटर आते हैं वो, ठीक है, और जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं सबको यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि यूएसबी का जो कनेक्टिविटी है बहुत फास्ट होता है और इनके जो डाटा ट्रांसफर का स्पीड होता है वो बहुत तेज होता है। ठीक है, तो हम आसानी से इनके डाटा का आदान प्रदान कर पाते हैं। और सबसे अच्छा गुण इनका ये है कि अगर आप किसी दूसरे पोर्ट से किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। पर जो यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी से अगर आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो आपको
प्लग एंड प्ले की सुविधा मिलती है। प्लग एंड प्ले इन द सेंस आपको डिवाइस को आपको सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर एक आपका सिस्टम ऑन है और आपने उसी समय किसी डिवाइस को कनेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो डाटा ट्रांसफर का काम है या फिर कोई वीडियो प्ले करना है तो वो तत्काल हो जाएगा, या फिर प्रिंटर को आपने जोड़ा है तो प्रिंटर भी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और वर्तमान में पैरेलल पोर्ट, इन सभी पोर्ट को रिप्लेस करके अधिक से अधिक यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा होता है हमारा पैरेलल पोर्ट, या इसी को हिंदी में कहते हैं समानांतर पोर्ट। ठीक है, समानांतर पोर्ट का प्रयोग जिसमें एक से अधिक पिन होते हैं, लगभग किसी में 15 किसी में 9 पिन होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग प्रिंटर को या मॉनिटर को कनेक्ट करने को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, और वर्तमान में इसका प्रयोग प्रिंटर और लगभग प्रिंटर में भी खत्म हो गया है। हम मॉनिटर कह सकते हैं, मॉनिटर तक सीमित हो गया है। मॉनिटर का जो वीजे केबल होता है आपने देखा होगा, उसमें पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा ईथरनेट कार्ड। ठीक है, ईथरनेट कार्ड एक कार्ड होता है, या हम ये कहें ये एक ऐसी सुविधा है, अगर हम उस कार्ड को इनबिल्ट नहीं करते हैं अपने सिस्टम पे तो हमारे सिस्टम पे नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ईथरनेट कार्ड, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है ईथरनेट कार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं अगर इसको सिस्टम में नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे सिस्टम पे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का मतलब आपको याद होगा, मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम के पीछे RJ45 का एक पोर्ट होता है जिसमें हम RJ45 कनेक्टर लगाकर नेट चलाते हैं। ठीक है, तो RJ45 अगर आपको लगाना है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे ईथरनेट कार्ड लगाना होगा। ईथरनेट कार्ड लगाने के बाद आप उसमें ईथरनेट का ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालेंगे, तब कहीं जाकर आपका जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ईथरनेट कार्ड, ठीक है, जो सबसे प्रमुख कार्ड होता है, ठीक है, इसके बिना नेट चलाना पाना संभव नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऐसा होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का वर्तमान में जो उपयोग है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, पूरी तरीके से कहीं पर भी आप इसका यूज नहीं देखेंगे, परंतु चूंकि ये यूनिवर्सल ड्राइव है, यूनिवर्सल इन द सेंस पूरे ब्रह्मांड में उपयोग होने वाला डिवाइस है, तो अभी भी आप जब सिस्टम को ऑन कर मतलब सिस्टम को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर अभी भी इसका कनेक्टर होता है, परंतु सिस्टम में इसका जो ड्राइव है वो अब वर्तमान में नहीं है, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है मैं ये आपको समझाता हूँ। जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है ये बहुत ही शुरुआती समय में, ठीक है, 2 से 4 MB तक का इनका जो स्पेस होता था और बहुत कम मात्रा में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, परंतु जैसे ही सीडी ने इसका जगह लिया, मार्केट में सीडी आया, आप सभी जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, तो लोगों ने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि ये इनकी अधिकतम जो क्षमता थी वो 2 से 4 MB तक का था, जबकि जो सीडी ड्राइव की जो क्षमता है वो 700 MB है। तो कहीं ना कहीं डाटा को ट्रांसफर करने में फ्लॉपी डिस्क में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए हमने सीडी का प्रयोग करना शुरू किया, और सीडी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा डिवाइस है ट्रांसफर करने के लिए। पर चलिए हम लोग सीडी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लॉपी को हम बस यही रखते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर मैग्नेटिक टेप लगा होता है जो एक सर्कल में होता है, और उस टेप के अंदर डाटा का रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगला है हमारा हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव या फिर हम इसी को कहते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, वर्तमान में जो कंप्यूटर के जो में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो कंप्यूटर में जो हम किसी भी डाटा को जब सेव करते हैं और डाटा को हम परमानेंटली कहीं पर स्टोर करना चाहते हैं, तो जो डाटा परमानेंटली जहाँ पे स्टोर होता है उस जगह को कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव का जो स्पेस होता है, ठीक है, 80 GB का भी होता है, ठीक है, 160 GB का भी होता है और 1 TB का भी होता है। तो वर्तमान में जो सबसे कॉमनली यूज किया जा रहा है वो 1 TB का है पर्सनल कंप्यूटर में। अगर हम बात करें किसी मीडिया कंपनी की या फिर किसी फर्म का, तो वो तो 1 TB से भी आगे मतलब हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, या फिर एक ही सिस्टम पे एक से अधिक हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क होता है जो बहुत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है, और साइज में बिल्कुल हमारे हथेली के आकार का होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, और आप चाहें तो इसको
एक्सटर्नल डिवाइस बनाकर किसी भी सिस्टम के बाहर से भी कंप्यूटर में कनेक्ट करके डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अभी जस्ट मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि एक कंप्यूटर में डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम रोम का प्रयोग करते हैं या फिर इसी को हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, और वैसे ही डाटा को टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए, ठीक है, रैम का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ समय का मतलब आप समझिए। ठीक है, उस समय का मतलब ये होता है जैसे एक मैकेनिक, ठीक है, एक मैकेनिक एक बाइक को रिपेयर करता है, तो अगर वो बाइक को बनाने के लिए सामने अपनी दुकान के सामने खड़ा करता है, तो अपने टूल बॉक्स से वो सिर्फ उन्हीं टूल्स को लेके जाएगा जिसका उस समय उस बाइक को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा। मान लीजिए उसको 3 टूल्स की आवश्यकता है, तो वो सिर्फ 3 टूल को निकाल कर ले जाएगा, बाइक को रिपेयरिंग करेगा और वापस उस टूल को उस टूल बॉक्स में रख देगा, ना कि पूरा का पूरा बॉक्स लेके जाएगा। सेम ऐसा ही होता है, जब आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो हमें पूरी मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है, हमको सिर्फ थोड़े से मेमोरी की आवश्यकता होती है जहां पर हमारा काम फटाफट चले। और अगर कहीं हमने ये पूरा मेमोरी कहां से लिया, हार्ड डिस्क से, तो हार्ड डिस्क और कंप्यूटर का काम जो होता है वो प्रोसेसर के पास होता है, तो दोनों के बीच की दूरी के कारण जो गति है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस दूरी को कम करने के लिए हम रैम का प्रयोग करते हैं। रैम जो होता है वो प्रोसेसर के बहुत ही नजदीक माना जाता है। ठीक है, तो वो जैसे ही डाटा का जो आदान प्रदान है प्रोसेसर से, उसको बहुत ही रफ्तार से करेगा, जिससे गति के कम होने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाती है। इसीलिए आपको अगर अपने कंप्यूटर की गति कभी बढ़ानी होती है तो आप हार्ड डिस्क को नहीं बढ़ाते हैं, आप हमेशा रैम को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में 1 GB का रैम लगा है तो उसकी गति थोड़ी तेज रहेगी, लेकिन अगर आपने कहीं 2 GB या 4 GB लगा दिया तो उसकी रफ्तार उतनी दुगने गति से या तिगुने गति से बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, रैम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला है हमारा CPU। ठीक है, CPU सामान्य रूप से अगर मैं CPU बोल रहा हूं तो ये बहुत सारे बच्चे आप यही समझ रहे होंगे कि CPU का मतलब होता है एक डिब्बा। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, CPU का मतलब वो डिब्बा नहीं होता, उस डिब्बे को कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, CPU इन द सेंस प्रोसेसर, ना कि CPU मतलब बॉक्स। तो याद रखिएगा, बहुत ही क्लियर है, CPU मतलब प्रोसेसर और जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, तो CPU करता है क्या है, हम ये देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो यूजर के द्वारा दिए गए कमांड और इनपुट को लेकर प्रोसेस करके आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, दिए गए कमांड और इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देने का काम करता है हमारा, ठीक है, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर को आप जितना ज्यादा काम देते जाएंगे, किसी भी टास्क कोई भी टास्क है उसको एग्जीक्यूट होने का जो समय होता है घटते जाएगा, और जितना उसके पास काम कम रहेगा उतने ही उसका जो गति है वो बढ़ते जाएगा। बिल्कुल ये एक इंसान की तरीके से, अगर इंसान के पास वर्कलोड ज्यादा हो तो वो काम को बहुत ही धीमे गति से करेगा, और जैसे जैसे उसके काम खत्म होते जाएंगे वो एक काम पे अपना पूरा फोकस करेगा और उसकी जो गति है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोसेसर एक छोटा सा, आपके कंप्यूटर का सबसे छोटा डिवाइस होता है प्रोसेसर, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल एक छोटा सा प्लेट होता है। ठीक है, इस प्लेट में हम क्या करते हैं, डाटा को इस प्लेट को हम मदरबोर्ड में फिट करते हैं, और जिसमें छोटे छोटे बारीक पिन लगे होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को लेते हैं और आपके सूचनाओं को एक्सेस करके आउटपुट देते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं वीडियो कार्ड। ठीक है, वीडियो कार्ड। ठीक है, वीडियो कार्ड अगर आपने सिस्टम में नहीं लगाया है तो आप अच्छे ग्राफिक्स की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, या मैं कभी कभी कहूँ कि ग्राफिक्स ही नहीं आएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, और आपको बता दूं कि 3 कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड और अभी हमने पढ़ा था ईथरनेट कार्ड, ये 3 कार्ड पहले हमको सिस्टम पे अलग से लगाने पड़ते थे, तो इससे हमारे सिस्टम का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। अभी वर्तमान में हमको ये सब अलग से लगाना नहीं पड़ता, ये हमारे मदरबोर्ड में ये जो सारे कार्ड हैं वो इनबिल्ट होते हैं। तो अभी आप अगर ये कहेंगे कि सर हमको कार्ड देखना है, ठीक है, तो नए जमाने के कंप्यूटर में आपको अलग से ये तीनों कार्ड दिखाई नहीं देंगे, पर हाँ आप इनके फंक्शंस को फील जरूर कर सकते हैं। अगर आपने तीनों का ड्राइवर नहीं डाला, ठीक है, अगर आपने साउंड का ड्राइवर नहीं डाला आपके सिस्टम में साउंड नहीं आएगा। अगर आपने ग्राफिक्स का कार्ड नहीं डाला तो आपके सिस्टम का जो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही खराब आएगा। अगर आपने ईथरनेट कार्ड नहीं का ड्राइवर नहीं डाला तो आपके सिस्टम में नेट नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप तीनों को फील जरूर कर सकते हैं, परंतु अगर आप हार्डवेयर वाइज देखना चाहेंगे कि कैसा होता है तो वर्तमान के कंप्यूटर में तो आप नहीं देख सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई पुराने जमाने का कंप्यूटर है जो कि कम से कम 10 साल पुराना हो तो आप उसमें अलग से आप ईथरनेट कार्ड को देख सकते हैं।
ठीक है, इथरनेट कार्ड, वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड को। ठीक है, तो जो हमारा वीडियो कार्ड है, ठीक है, इसका कार्य यही होता है कि ये हमको अच्छी क्वालिटी का पिक्चर उपलब्ध कराता है। अगला है हमारा पावर सप्लाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके कंप्यूटर का। ठीक है, पावर सप्लाई, इसका एक्चुअल में नाम होता है एसएमपीएस। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब क्या होता है, तो इसका स्विच मोड क्यों कहा जाता है? स्विच मतलब होता है जो अपने मोड को बार बार स्विच करे। तो जो आपका पावर सप्लाई यूनिट है 2 बार अपने मोड को स्विच करता है। पहले 220 वोल्ट एसी करंट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 220 वोल्ट एसी करंट को एक्सेप्ट करता है और उसको 5 वोल्ट डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करेगा 220 वोल्ट एसी करंट, ठीक है, और आपको उपलब्ध कराएगा 5 वोल्ट डीसी करंट। ठीक है, तो आपको ये चीज को समझना है। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिर्फ डीसी करंट में चलता है। अगर उसको कहीं डायरेक्टली एसी करंट दे दिया गया तो आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से जल जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो करंट हमको हमारे सिस्टम को मिलता है वो मिलता है एसएमपीएस को, और एसएमपीएस तुरंत उसको हमें कन्वर्ट करता है और भेजता है आपके सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है 5 वोल्ट डीसी करंट में। ठीक है,